गरीब देवरानी अमीर जेठानी। ज्योत्सना पांव पर पांव चढ़ाकर गद्देदार पलंग पर बैठी हुई टीवी देख रही होती है। तभी दरवाजे पर खड़ी देविका कहती है, जेठानी जी, मैंने दोपहर का खाना लगभग तैयार कर दिया है। दाल चावल बन चुका है, बस गैस पर सब्जी चढ़ी हुई है, जरा उसे देख लेंगी। मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ। ये क्या मतलब हुआ? आधा अधूरा खाना बनाकर तुम कैसे जा सकती हो? कल ही मैंने फेशियल कराया है, चूल्हे का भपका पड़ेगा तो मेरे चेहरे की चमक खो जाएगी। जाकर सब्जी बनाओ। वैसे भी गुड़िया और बिट्टू कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो स्कूल से घर ना आ सके। और अगर इतनी फिक्र है अपने बच्चों की तो स्कूल बस क्यों नहीं लगा देती? अरे अरे, मैं तो भूल ही गई, तुम तो ठहरी गरीब की बीवी। अब बेचारे देवर जी के महीने भर की तनख्वाह ही 10,000 रुपए, उसमें क्या होता है? ज्योत्सना ऐसे ही अपने देवरानी को उसकी गरीबी की हंसी उड़ाने का मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। मगर देविका ने हालातों से समझौता करना सीख लिया था, इसलिए वो चुपचाप उसकी सुनती, क्योंकि सास भी ज्योत्सना के पक्ष में बोलती थी। अरे अरे, क्या हो गया बड़ी बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस वही रोज की चिक बाजी। मेरी देवरानी कामचोर हो गई है। क्यों रे गरीब की बेटी, घर से जाने का पक्का मन बना लिया है क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं। सास और जेठानी बेचारी गरीब देवरानी को हर दिन ऐसे ही सताती थी और पति के महीने भर की कम तनख्वाह में 2 बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई और घट खर्च में पैसे देने के बाद संकेत के पास एक खोटा सिक्का भी नहीं बचता था। माँ की ममता भी संकेत के सिर्फ उस दिन देखने को मिलती जब उस महीने के 30वें दिन तनख्वाह मिलती। अरे आ गया मेरा संकेत, चला जा बैठ, थक गया होगा। चल जल्दी से तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में थमा दे। हाँ ये लो माँ। सबा झट से नोट गिनने लगती है। अरे ये तो सिर्फ 8,000 रुपए हैं, बाकी के 2,000 के जेब कतरों को दे आया? नहीं माँ, 2,000 रुपए मेरे पास हैं। गुड्डी और बिट्टू के कपड़े बहुत फीके पुराने हो गए हैं, इसलिए इस महीने उन्हें कुछ कपड़े दिलाने हैं। और देविका तो जब से शादी करके आई है 2 साड़ी में ही गुजारा कर रही है, उसे भी एक नई साड़ी दिलानी है। ये सुनकर ज्योत्सना जल भुनकर राख हो जाती है और अपनी भड़काऊ शब्द से सास के कान भरने लगती है। देख रही है ना आप सासू माँ, यहाँ पैसे घर खर्च को पूरे नहीं पड़ रहे और अब देवर जी गरीब देवरानी को नई साड़ी दिलाएंगे। भाभी, आप हमेशा माँ को देविका के खिलाफ भड़काती क्यों रहती हैं? इतना बैर क्यों बसा है आपके मन में मेरी पत्नी के लिए? अरे चुप कर निखट्टू कहीं का, बड़ा आया बीवी की वाहवाही करने वाला। अरे वाह, गरीब क्या करेगी नई साड़ी पहनकर? चलिए पैसे मुझे दे दे, वरना उठा अपने बाल बच्चे और निकल जा घर से। छत छीन जाने के डर से संकेत वो पैसे अपनी माँ को देकर कमरे में चला जाता है, जहाँ उसके दोनों बच्चे गुड्डी और बिट्टू बोलते हैं, देखो डैडी, हम बाजार जाने के लिए कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं सुंदर सी फ्रॉक लूंगी और मैं बहुत सारी सुंदर सुंदर टी शर्ट लूंगा और साथ में ब्लैक कलर की जीन्स में और जूते भी। बेटा, आज हम लोग बाजार नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारे डैडी के पास पैसे नहीं हैं। ऐसा कहते हुए संकेत फूट फूट कर रोने लगता है। अरे कैसा बदनसीब बाप हूं मैं, कमाते हुए अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता। मेरा होना ना होना एक बराबर है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके बगैर मेरा और हमारे बच्चों का क्या होगा? चुप हो जाइए। उस पल तो संकेत खुद को संभाल लेता है, मगर सभी के सो जाने के बाद पंखे पर लटक कर अपनी जान दे देता है। उस सुबह जैसे गरीब देविका की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। नहीं संकेत, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों छोड़ गए मुझे? अरे बंद कर ये झूठ मूठ का चीखना चिल्लाना, आखिरकार तू मेरे बेटे को खा ही गई। निकल जा इस घर से, यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। अपनी देवरानी के घर से जाने की बात सुनकर ज्योत्सना हाथ मलते हुए बोल पड़ती है, नहीं नहीं, अगर मेरी ये गरीब देवरानी चली गई तो इस घर का काम मेरे सर मत्थे पड़ जाएगा। जल्दी से कुछ सोच ज्योत्सना। ठहरिए माँ जी, उसे घर से मत निकालिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर हमने इसे घर से निकाल दिया तो चारों तरफ से आपकी थू ही होगी। सभा ज्योत्सना की बातों में हामी भर देती है। शुक्रिया जेठानी जी, वरना आज मुझ गरीब के सर से छत छिन जाती और मेरे बच्चे दर दर की ठोकर खाते। देविका जिसे अपनी जेठानी का एहसान समझ रही थी, दरअसल वो घर उस गरीब के गुलामी का खूंटा था। दिन ढलते और पैसों की तंगी के मारे उसके दोनों बच्चों का स्कूल छूट गया। वहीं रईस ज्योत्सना का इकलौता बेटा रोहन हर दिन बड़े ठाठ से स्कूल जाता। मॉम, मैं रेडी हो गया, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है?
अरे ओ मेरी गरीब देवरानी, कहाँ मर गई? जल्दी से ब्रेकफास्ट ला वरना रोहन की स्कूल बस छूट जाएगी। ये लीजिए जेठानी जी पिज्जा। पिज्जा देखकर देविका के गरीब भूखे बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। वहीं रोहन गुड्डी और बिट्टू को दिखा दिखा कर पिज्जा खाते हुए उन्हें ललचा रहा था। माँ, हमें भी पिज्जा खाना है। जेठानी जी, अगर पिज्जा का एक टुकड़ा मेरे बच्चों को दे देती तो इनका मन रह जाता। अरे ये क्या तेरे घर की खेती है? इस पिज्जा पर मैंने अपने पैसे फूके हैं, सिर्फ अपने बेटे के लिए, ना कि तेरे गरीब बच्चों के लिए। रोहन आधा पिज्जा खाकर बाकी का पिज्जा प्लेट में छोड़ देता है। ज्योत्सना जानबूझकर उसे अपनी गरीब देवरानी को दिखाकर कूड़े के डिब्बे में डाल देती है। ये क्या जेठानी जी, आप अच्छे से जानती थी कि उस पिज्जा से मेरे बच्चों के पेट भर जाता, फिर भी आपने अपने मन की जिद पूरी करने में उसे फेंक दिया। उस पिज्जा में मेरे पैसे लगे थे, फिर मैं उसे फेंकूं या खाऊं, तुझे क्या? अब ज्यादा बड़बड़ ना कर, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। ज्योत्सना ये जानती थी कि देविका की दुखती नस उस घर की नींव में रहना है जहां उसने संकेत के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू की थी, इसलिए वो सब कुछ सहकर वहां रहती थी। ज्योत्सना का हर दिन अधिकतर बाहर ही बीतता था। जो उसके सिर पर चढ़ा अमीरी का फितूर था, उसकी सास सभा भी उसमें उसकी बराबरी की सहभागी थी। मगर फिर एक दिन सभा बुरी तरह से बीमार पड़ गई और ज्योत्सना ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, क्या है माँ जी? चिल्ला चिल्ला कर सर में दर्द कर दिया है। जरा मुझे पानी तो पिला दे। उफ माँ जी, एक पानी पीने के लिए आपने सारे घर को मछली बाजार बना रखा है। पता नहीं किस गवार गरीब लोगों के घर में फंस गई मैं। देखो माँ जी, अब ये बीमारी का ढोंग बंद करो और चुपचाप खड़ी हो जाओ। मैं तुम पर अब बेफजूल पैसा नहीं बहाने वाली, समझी ना? ज्योत्सना के उखड़े लहजे ने सास की आंखें खोल दी थी। इस दुख की घड़ी में साथ थी तो बस देविका, जो दिन की चैन और रात की नींद न्योछावर करके सास की देख रेख कर रही थी। वहीं गुड्डी और बिट्टू भी दादी के पांव दबाते, जिसे देख सास रो पड़ी। माँ देखो, दादी माँ रो रही हैं। अरे ये क्या माँ जी, आप रो रही हैं? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, यकीन कीजिए। जानती हूँ बहू, काश मैं बड़ी बहू के बहकावे में ना आती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तूने तो बहू होने का कर्तव्य निभाया, बस मैं ही सास का फर्ज निभाने में खरी ना उतर सकी, इसलिए ज्योत्सना तुझ पर हावी होती चली गई और तुझे अपनी झूठी अमीरी की ऐंठ दिखाती रही। मगर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। सास देविका को उस घर में उसका हक दिलाने का ठान लेती है और फिर देविका, हरि ओ देविका। जी जेठानी जी, बुलाया? क्यों री निकट्टू, सुबह के 7 बज गए, नाश्ता क्यों नहीं बना अब तक? क्योंकि मैंने मना किया था ज्योत्सना बहू, भगवान ने तुझे भी 2 हाथ पांव दिए हैं, इसका सही इस्तेमाल करना सीख। देविका इस घर की बहू है, तेरी नौकर नहीं। ये घर उतना ही उसका है जितना कि तेरा। आइंदा इस पर जेठानी का दामन मत चलाना, समझी? अपनी सास की फटकार सुनकर ज्योत्सना की झूठी अमीरी की ऐंठ खत्म हो जाती है। उस दिन के बाद से देविका बेखौफ होकर रहने लगती है। कड़वा कथन है, मगर जिस घर की जड़ कमजोर रह जाती है वहां रिश्ते बिखरने में देर नहीं लगती। काली देवरानी की जादुई रसोई। सांवली सूरत की मेघा बहुत ही गरीब माँ की बेटी थी। अब एक गरीब माँ को काली बेटी का घर बसाने के लिए कितनी कठिनाइयां देखनी पड़ती है, ये कौन नहीं जानता। मेघा की माँ सीता ने उसकी शादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके उसे ससुराल भेजा। मेघा बहू आजा, इस ससुराल में तेरा स्वागत है। सास को मेघा का स्वागत करता देखकर जेठानी जल भुन कर मन में कहती है, जरा देखो तो मेरी सायरा बानो सास को। इस काली देवरानी का स्वागत तो ऐसे कर रही है जैसे बक्सा भरकर सोना चांदी लाई हो। मगर मैं भी चैताली हूँ, चैताली। इस काली देवरानी को किसी के नजर में छाने नहीं दूंगी। हाथ मुंह धोकर इस कल्लो माई के पीछे पड़ जाऊंगी। चैताली देखने में जितनी सुंदर थी, सोच में उतनी ही चंड चालाक थी। अगली सुबह मेघा भोर को उठकर घर झाड़ बहार कर नहा धोकर पहली रसोई की रस्म में जुट जाती है। खीर पूरी छोले पुलाव सब कुछ बनाकर तैयार हो गया है। अब जल्दी से सभी के कमरे से निकलने से पहले मेज साफ करके खाना लगा देती हूँ। जैसे ही मेघा रसोई से बाहर का रुख करती है, खिड़की पर खड़ी उसकी जेठानी झट से किचन में आकर नमक मिर्च की पूरी बरनी छोले में उड़ेल देती है और खीर में बेहिसाब शक्कर डालकर हाथ झाड़ते हुए कहती है, लगी रहो मेरी काली देवरानी, मेज साफ हुई हो या नहीं, मगर मैंने तुम्हारे बनाए स्वादिष्ट खाने में हाथ साफ जरूर कर लिया। कुछ देर बाद मेघा खाने की मेज पर बैठे ससुराल वालों को नाश्ता परोसती है। जहाँ जैसे ही सास खाने का एक निवाला खाती है, वो खाना थूक कर भड़कते हुए बोलती है, आथू, क्या हुआ माँ जी, अच्छा नहीं बना क्या? अरे खाक अच्छा बना है खाना,
महीने भर के मिर्च मसाले का कोटा इस छोले में ही डाल दिया है क्या? मरजानी खीर का भी वही हाल है। ऐसा लग रहा है खीर नहीं, रसगुल्ले की चाशनी हो। मैंने तो ये सोचकर तुमको अपनी बहू बनाया था कि रूप की धनी नहीं है तो गुणों की तो धनी भरी होगी। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने तुझ जैसी कल्लो माई को अपनी बहू बनाया। मेघा को ससुराल के पहले ही दिन सास से अपने काले रंग को लेकर ताने सुनने पड़ते हैं। ये देखकर उसकी चालबाज जेठानी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। अरे वाह, सासू माँ ने तो पहले ही मैच में सिक्सर मारा है। कितना मजा आ रहा है अपनी काली देवरानी के बनाए खाने के स्वाद को किरकिरा करके। बड़ी आई थी मेरी जगह लेने, जली हुई उपली कहीं की। बेचारी भोली भाली देवरानी को सारा दिन यही खटकता रहा कि आखिरकार खाना खराब कैसे हुआ। ऐसे ही दिन ढलता गया। मेघा हर बार स्वादिष्ट खाना बनाती, मगर चैताली बड़ी ही बारीकी से अपनी देवरानी के बनाए खाने के स्वाद को बिगाड़ देती थी, जिसका नतीजा कुछ ये निकला। माँ, आज फिर खाने का वही हाल है। क्या अनोखे तरीके से सब्जी बनाई है मेघा ने, एकदम खट्टी मीठी। कटहल की सब्जी गले से घोटा भी न जाए। मगर जेठ जी, मैंने तो सब कुछ बड़े ध्यान से डाला था। पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं नपे तुले हाथों से ही मिर्च मसाला डालती हूँ, फिर ये सब कैसे हो गया? देवरानी पर भड़के ससुराल वालों का गुस्सा देखकर चैताली मौके का पूरा फायदा उठाती है। बस माँ जी, अगर ये काली देवरानी यूं ही अतरंगी खाना बनाती रही तो आप सभी के हट्टे कट्टे शरीर पर अंधेरा छा जाएगा। उससे बेहतर है आप मेरे और मेघा की रसोई का बंटवारा कर दीजिए। सच्चाई से अनजान सास चैताली की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। यही सही है, रोज रोज अन्न की बर्बादी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही। सास राशन पानी से भरपूर रसोई का जिम्मा जेठानी के हवाले कर देती है। वहीं काली देवरानी के हिस्से में आंगन में बना मिट्टी का चूल्हा आता है, जिसे देखकर दीपेंद्र कहता है, इन सब का जिम्मेदार मैं हूं मेघा। मैंने तुम्हारा बात थाम कर तुम्हारे किस्मत में कांटे बो दिए। मैं जानता हूं ये सब चैताली भाभी का किया धरा है, क्योंकि उनके सामने किसी और की वाहवाही हो ये उन्हें शुरू से नहीं सुहाता। जाने दीजिए दीपेंद्र जी, मेरे लिए यही मेरी अनोखी रसोई है। किस मिट्टी की बनी हो तुम मेघा? तुम्हें इतना दुख सहना पड़ रहा है और तुम फिर भी चुप हो। मेघा ने कभी हालातों से हारना नहीं सीखा, इसलिए उसने दुख में भी आशा नहीं खोई। वहीं उसने चूल्हे के चारों ओर फूस की दीवार और छत की छावनी डालकर अपनी छोटी सी रसोई तैयार कर ली और तहखाने में फेंके पुराने डिब्बे को धो पोंछ कर राशन रखने का बंदोबस्त कर लिया। मगर मुट्ठी भर राशन चलता भी तो कितने दिन। इसी बात को सोच सोच कर वो रसोई में बैठी रो रही थी। हे मान्यपूर्णा, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा। राशन पानी के अभाव से मुझ गरीब की रसोई का चूल्हा हर दूसरे दिन उपास पड़ जाता है। आप तो स्वयं साक्षी है माँ, मैंने कभी अन्न का अनादर नहीं किया, फिर क्यों मेरे दाने दाने पर आफत हुई है। जैसे ही मेघा के आंसू मिट्टी के चूल्हे में जाकर घुलते हैं, रसोई में रखी ओखली और चक्की खुद ब खुद चल पड़ती है। उनके ऊपर आंख, नाक और मुंह उभरा देखकर मेघा चौंक उठती है। ये कैसी जादूगरी है? ये चक्की खुद ब खुद कैसे चल सकती है? और अभी कुछ देर पहले तो ये ओखली बिल्कुल खाली पड़ी थी और अभी ये धान से भर गई है। कैसे? क्योंकि तुम्हारी रसोई जादुई हो गई है मेघा, इसलिए ये ओखली कभी खाली नहीं और मैं जादुई चक्की भी चलती रहूंगी। मगर तुम्हें रुकना होगा, अभी इतना राशन बहुत है। मेघा के इतना कहते ही जादुई ओखली और चक्की अपने आप रुक जाती है, जिसके बाद मेघा खाना बनाना शुरू करती है कि तभी मसालों के डिब्बे उछल कूद करते हुए कहते हैं, हमारा भी इस्तेमाल करो, हम जादुई मसाले हैं। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे भी इस्तेमाल करूंगी, हल्ला मत मचाओ। शुक्रिया मान्यपूर्णा, मेरी रसोई को जादुई रसोई में बदलने के लिए। मेघा की खरी चाल चलन के कारण उसकी रसोई में छाई बदहाली मिट जाती है, मगर वही मां अन्नपूर्णा चैताली की रसोई से रूठ जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि चैताली अपने हाथों से बने खाने का स्वाद ही खो देती है। सासू माँ, रविंदर जी, खाना लग गया है, खा लीजिए। अरे वाह, क्या बात है बड़ी बहू, आज तो तूने अपनी सास की मनपसंद कड़ी बनाई है। मैं तो कटोरी भर भर के खाऊंगी। जैसे ही सास कढ़ी चावल चखती है, तभी सास बोलती है, आथू, अरे बहू ये कैसी कड़ी बनाई है तूने? एक पैसे का भी स्वाद नहीं है इसमें, नमक के मारे माहौर कर दिया है कड़ी। मैं लगता है चैताली किचन के कामों से उकता गई है, इसलिए ऐसा बेढंगा खाना बना रही है। माँ देखो ना, मेघा की रसोई से खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्यों ना आज उसकी रसोई का खाना खाएं?
हाँ यही ठीक है, वरना बड़ी बहू की कड़ी खाकर तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। मेघा, अरे ओ मेघा, जरा अपनी रसोई का खाना तो चखा। मेघा बड़े ही खुश मन से अपने सास और जेठ को खाना देती है, जिसे खाते ही वो मेघा की वाहवाही करने लगते हैं। अरे वाह मेघा, एक स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। तुम्हारे हाथों के स्वाद के सामने तो महंगे से महंगे होटल के खाने का स्वाद भी फीका पड़ जाए। शुक्रिया जेठ जी। अपने काली देवरानी के खाने की तारीफ सुनकर जेठानी का खून खौल उठता है। ये कल की आई काली नजर बट्टू मेरी जगह छीनने चली है, उसे तो मजा चखाना पड़ेगा। जलन की भावना में उस रात चैताली मेघा की रसोई की छावनी छिन्न भिन्न कर देती है, साथ ही मिट्टी का चूल्हा भी तोड़ देती है। ढा दिया मैंने ये रसोई, अब ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। मैं भी देखती हूँ कल सुबह मेरी ये काली देवरानी कहाँ बनाती है खाना। ऐसा करके चैताली चैन की नींद सो जाती है, मगर जादुई रसोई फिर से बन जाती है। सभी सामान अपनी जगह पर लग जाते हैं और तभी खटपट की आवाज सुनकर मेघा रसोई में आती है। तुम सभी शोर क्यों मचा रहे हो? मेघा, तुम्हारी जेठानी ने जलन के मारे रसोई ढा दी थी, इसलिए हमने खुद को जोड़ लिया ताकि तुम्हारा मन ना टूटने पाए। अगली सुबह जब चैताली उठती है तो रसोई को देखकर चौंक उठती है। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो ये रसोई तोड़ दी थी। मेघा की इस रसोई में कुछ तो माजरा है। जादुई रसोई का राज जानने के लिए उस रात चैताली रसोई को आग में फूंकने के मंसूबे से आ जाती है। तभी मां अन्नपूर्णा वहां प्रकट होती है। तभी सभी लोग आंगन में आ जाते हैं। चैताली, तुम एक लालची और अपनी देवरानी से जलन की भावना रखने वाली स्त्री हो, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथों से खाने का स्वाद छीना था। मगर मेघा एक गुणवान गृहिणी है, इसलिए मैंने इसे जादुई रसोई का वारिस बनाया, और जब तक मैं इस जादुई रसोई की रखवालन हूँ तुम इसे नहीं उजाड़ सकोगी। चैताली बिना देर किए घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इस जादुई रसोई की रखवालिन हैं। मैं वादा करती हूँ अपनी देवरानी से फिर कभी दुश्मनी नहीं निकालूंगी। माँ, जेठानी जी को माफ कर दीजिए, इन्हें अपने किए का पछतावा है। मां अन्नपूर्णा चैताली को माफ कर देती है, जिसके बाद चैताली अपनी देवरानी के साथ ऐसी चालबाजी फिर कभी नहीं दोहराती। वहीं मेघा की जादुई रसोई आज भी जस की तस बनी हुई है, जो उसके निश्चल स्वभाव का